तो हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हो मेरी फैमिली। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे अच्छे होंगे। और देखो अब होली भी गई, सारी चीजें कंटिन्यू हो रही है। टाइम डेली एक एक दिन जा रहा है, पता भी नहीं चल रहा है कि कब ये अपना अप्रैल आ गया है। ठीक है, और अप्रैल भी मिड अप्रैल आने वाला है, जाने वाला है। ठीक है, तो तैयारी शुरू कर दो। एग्जाम आपके आ चुके हैं, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में हमने सारा पेपर वन नाइट फाइट किए थे। एक एक मैंने वन शॉट क्लासेस दे दी, 1 घंटे की क्लास थी, 10 मिनट में आपने गेस पेपर किया और सुबह जाके लिख के आ गए और बहुत अच्छा स्कोर किया और उसमें रेस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। बट अभी सेकंड सेमेस्टर में आपके जो सब्जेक्ट चल रहे हैं, थोड़े से इनको याद करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ऐसे तुक्कों से काम नहीं चलेगा। तो आज जो अपनी यहाँ पैथोलॉजी क्लासेस जो स्टार्ट कर रखी थी, सबसे महत्वपूर्ण आपका सबसे 3 क्रेडिट सब्जेक्ट है। और बच्चों को थोड़ा फोबिया भी रहता है कि हार्ड सब्जेक्ट बेक लगती है, पर अपन इस तरीके से पढ़ रहे हैं, कह की तरह रटना नहीं है, समझना है चीजों को। इससे पहले अपने 2 क्लास हो चुकी है, आज अपनी है 3rd क्लास पैथोलॉजी की, टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट इन प्लांट पैथोलॉजी, टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स। पूरी पैथोलॉजी में ये देखो सिलेबस एक बार मैं दिखा देता हूँ दोबारा से, देन अपन शुरू करते हैं क्लास। फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी 3 क्रेडिट सब्जेक्ट है। टॉपिक नंबर फर्स्ट हमने पहले कर लिया, इससे पहले फर्स्ट एंड सेकंड। तो जिन्होंने अभी तक फर्स्ट एंड सेकंड टॉपिक नहीं किया है वो जाके कर लो, क्योंकि इन दोनों टॉपिक्स के बिना तीसरा टॉपिक पढ़ना बेकार है। और जिसने ये तीसरी क्लास नहीं देखी है या नहीं देखना, स्किप करना चाह रहा है, तो आगे की क्लास से वो ना देखे प्लीज, क्योंकि वो बिल्कुल भी आपके समझ में नहीं आने वाली है। देखो पहला टॉपिक कौन सा था, इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट डिजीज, पादप रोगों का महत्व क्या है, क्यों उनको अपन पढ़ रहे हैं, इंपोर्टेंस क्या है उनका। देन था स्कोप, उसका स्कोप क्या है, दायरा क्या है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य क्या है। ये चीजें हमने क्लियर की थी। और इसी क्लास में हमने क्लियर किया था कि पैथोलॉजी कहाँ से आया है, किस भाषा का शब्द है, फादर कौन है और इसकी डेफिनेशन क्या है। सेकेंड क्लास में हमने देखा था हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी का इतिहास क्या रहा है, कैसे इसका जन्म हुआ है। आयरलैंड में अकाल, आयरिश फेमाइन 1845, आलू में पछेती जुलसा, फाइटोप्थेरा इन्फेंटिस, वहीं से पैथोलॉजी का वो हुआ। और किसने क्या, एंटोन डी बेरी। ठीक है, भारत की बात करें तो इजे बटलर, है ना, वो चीज हमने क्लियर की। फिर हमने देखा था स्पेशल विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन वर्क्स, कुछ इंडियन आपके जो साइंटिस्ट थे उनके बारे में देखा था। और आज का अपना जो 3rd लेक्चर है वो देख सकते हो आप कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आगे से जो 4th लेक्चर है वो है पैथोजेनेसिस। यहाँ से प्रॉपर पैथोलॉजी शुरू होगी। ये जो 3rd टॉपिक है टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स इन प्लांट पैथोलॉजी, टर्मिनोलॉजी, जो सारे वर्ड यूज होने वाले ना आगे, जैसे पैथोजेनेसिस, पैरासाइट, वो सारे इस क्लास में समझाएंगे। क्लास थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, पर थोड़ा सा ध्यान से देखें, मजा आएगा क्लास में, पहली बार आपको पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, तो 3rd क्लास है अपनी, शुरू कर देते हैं आज। सबसे पहली टर्म आती है अपने पास इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी में, डिजीज, कि रोग किसे कहते हैं, डिजीज या रोग किसे कहते हैं। रोग को मैं कह सकता हूँ व्याधि, क्या कह सकता हूँ हिंदी में बोले तो व्याधि। अब आप खुद अभी प्लांट्स में नहीं, अपने आप पे देखना है कि रोग किसे कहेंगे। मैं हूं बिल्कुल स्वस्थ हूं, हर प्रकार से स्वस्थ हूं मैं, ठीक है, फिजिकली मेंटली सारे तरीके से मैं स्वस्थ हूं, तो मैं पूरा 100% कोई काम कर सकता हूं। कुछ ना कुछ मेरे अंदर एबनॉर्मलिटी आ गई, कुछ ना कुछ मेरे अंदर असामान्यता आ गई। हो सकता है मेरी आंख में दर्द हो रहा है, हो सकता है हल्का सा मेरे कान में दर्द हो रहा है, हो सकता है मेरी दाढ़ दर्द कर रही हो, या मुंह में छाला हो गया हो सकता है मेरे पैर में कांटा लगा हो, छोटा सा कांटा, ठीक है, वो चुभ रहा हो, कहीं ना कहीं उसका मेरे को कॉन्सिनेंस जो है, उत्तेजना जो है, जो मेरे को यहाँ दिमाग में महसूस हो रही है, तो मैं 100% मेरा नहीं दे सकता, तो मैं उसको कह सकता हूँ कहीं ना कहीं असामान्यताएं प्रकट हो रही है मेरे में, उसको मैं कह सकता हूँ कि रोग है। ठीक है, अब इसको समझो, इसके बिल्कुल शॉर्ट में डेफिनेशन है कि रोग किसे कहेंगे। देख, एबनॉर्मल कंडीशन ड्यू टू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, इस लाइन को समझना, सिर्फ एक लाइन है, एबनॉर्मल कंडीशन। एबनॉर्मल कंडीशन मतलब असामान्य, हिंदी में भी मैं बताऊंगा, पहले शॉर्ट में देख लेते हैं। एबनॉर्मल कंडीशन ड्यू टू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। अब जब मैंने पैथोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ाई थी, उस टाइम हमने क्या पढ़ा था कि पैथोलॉजी में क्या क्या होता है, पैथोलॉजी में क्या क्या होता है। सबसे पहले पैथोलॉजी में, एक सेकेंड, पैथोलॉजी में 3 चीज देखी थी हमने, क्या क्या। एक तो सबसे पहले रोग फैलाने वाला कारक, रोग फैलाने वाला, जिसको अपन कहते हैं पैथोजन। क्या कहते हैं, पैथोजन। पैथोजन और वेक्टर दोनों इसमें आ गया, एक तो उसको लाने वाला, एक फैलाने वाला। दूसरी चीज हमने पढ़ी थी क्या, ये जो रोग फैला रहा है इसकी मैकेनिज्म क्या है, ये किस प्रकार से रोग फैला रहा है, पौधे को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है, और प्रभावित होने के बाद जो हानि हो रही है, लॉसेज हो रहे हैं वो, प्लस लॉसेज हो गए तो उनका कंट्रोल करेंगे, उनका मैनेजमेंट करेंगे। इन चारों चीजों को मिलकर अपन पैथोलॉजी कह रहे थे, इन चारों चीजों को मिलकर पैथोलॉजी कर रहे। तो पहला ही शब्द उसमें रोग आ रहा था, रोग की आपको डेफिनेशन कंफर्म होना चाहिए, पादप रोग विज्ञान, पादप रोग, पादप की तो आपको पता है रोग किसे कहेंगे। एबनॉर्मल कंडीशन ड्यू टू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। अब हिंदी में देखो, रोग एक हानिकारक प्रक्रम है,
भाई रोग लगेगा, आपको लगे, मुझे लगे, किसी प्लांट को लगे या किसी एनिमल को लगे, रोग लगेगा तो लाभ तो करेगा नहीं, वो बेनिफिशियल तो होगा नहीं, हार्मफुल ही होगा ना अपने लिए। तो रोग एक हानिकारक प्रक्रम है जो कि लगातार होने वाली उत्तेजना के कारण होता है, जिसके अंतर्गत पादप पर हानिकारक व पीड़ादायक लक्षण प्रकट होते हैं। अब इसमें एक शब्द हो रहा है, हानिकारक व पीड़ादायक लक्षण, सिम्टम्स किसे कहेंगे ये भी आगे पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजी में, पहले रोग की डेफिनेशन को क्लियर करेंगे। रोग एक हानिकारक प्रक्रम है जो कि लगातार होने वाली उत्तेजना के कारण प्रकट होता है, जिसके कारण पादप पर हानिकारक व पीड़ादायक लक्षण प्रकट होते हैं, जो क्या करते हैं, पौधे की जीवन काल को, पौधे की लाइफ साइकिल को, पौधे का जो उत्पादन देने की दर है, उनको हर तरीके से कहीं ना कहीं उनको क्या करते हैं, लॉस करते हैं। क्या करते हैं, लॉस करते हैं, उसको रोग कहते हैं। अब इसमें एक शब्द आ रहा है, हानिकारक प्रक्रम, लगातार होने वाली उत्तेजना, कॉन्सिनेंस, उत्तेजना। कोई भी, ये प्लांट है, स्वस्थ पादप है, ये क्या है, वायरस है, ये क्या है, वायरस है, और इस वायरस को जो लेके आ रहा है वो है व्हाइट फ्लाई, वो क्या हो गया, बैक्टीरिया वाहक हो गया। अब ये वायरस बार बार इस पे अटैक करेगा, मतलब उत्तेजना प्रकट कर रहा है, इसको छेड़ रहा है, इसके अंगुली कर रहा है, देन उसके उपरांत क्या हो रहा है, अंगुली कर रहा है, उस क्रिया के बाद इस पे बार बार कोई आपको अंगुली किया जाएगा तो आप में कुछ ना कुछ नुकसान होगा, आपका ध्यान भंग हो जाएगा, या आपको गुस्सा आ सकता है, गुस्से में आप कुछ और कर सकते हो। तो वैसे ही पादप के जब वो वायरस बार बार आके, वो हो सकता है वो वायरस, यहाँ पे एक चीज देखो, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक के अंदर अगर बात करते हैं जीवीय कारक, तो जो सजीव है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके द्वारा फैल रहा है, और एबायोटिक कौन से हैं, जो अजीवीय है। जैसे डिसऑर्डर की बात करेंगे अपन, जो जैसे नाइट्रोजन की कमी से कोई रोग हो रहा है, सीधी सी बात करूं, भैंसों के अंदर कैल्शियम की कमी से मिल्क फीवर रोग हो जाता है, तो ये किस में आता है, डिसऑर्डर में आता है, एबायोटिक हो गया। और बायोटिक की बात करूं तो जीवाणु है, गलघोटू रोग हो गया, एचएस, तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया बायोटिक फैक्टर, ये हो गया एबायोटिक फैक्टर। एक होता है एनवायरमेंटल फैक्टर रोग फैलाने के लिए, जैसे तापमान का कम ज्यादा होना, ठीक है, नमी का कम ज्यादा होना, वो एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई होगी रोग की डेफिनेशन कि एबनॉर्मल कंडीशन। अब वो एबनॉर्मल कंडीशन हो सकती है उसकी शारीरिक क्रियाओं के अंदर हो सकती है, उसकी क्लोरोफिल वाली जो क्रियाएं हैं, प्रकाश संश्लेषण वाली क्रियाएं हैं, उनके अंतर्गत हो सकती है, भोजन बनाने की क्रिया में हो सकती है, किसी भी प्रकार की वो उसकी जो फंक्शन क्रियाएं हैं उसको किसी न किसी प्रकार से इफेक्ट करेगा रोग, और क्या करेगा, एंड ऑफ द डे हानि पहुंचाएगा, वो अपने को रोग हानि पहुंचाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकेंड, ये एक और डेफिनेशन है इसकी, व्याधि या रोग, पौधे की सामान्य जैविक क्रियाओं में होने वाली असामान्यता या माल फंक्शनिंग प्रोसेस इसको बोलते हैं, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, भोजन बनाना, इनको कहीं ना कहीं से इफेक्ट कर रहे हैं, और इफेक्ट तो कर ही रहा है, इनके में क्या आ रही है, कमी आ रही है, उस चीज को क्या कहेंगे अपन, रोग कहेंगे। एबनॉर्मल कंडीशन है जो किसके तहत उत्पन्न हो रही है, बायोटिक और एबायोटिक। अब बायोटिक एबायोटिक 2 क्लासों में पढ़ाया हुआ बहुत प्यार प्रेम से। ठीक है, अब देखते हैं आगे वाला, यह है डिसऑर्डर, इसको बोलते हैं दैहिक विकार। पहले तो हमने पढ़ा डिजीज, अब पढ़ रहे हैं डिसऑर्डर या दैहिक विकार। डिजीज कॉजेज बाय नॉन इन्फेक्शन और एबायोटिक एजेंट्स, मतलब नॉन लिविंग, ऐसा रोग अपन इसको कह सकते हैं। देखो रोग में तो मैंने एक चीज बताई कि वह प्रक्रम जो या तो जैविक या अजैविक या वातावरणीय कारकों से हो रहा है और पौधे को नुकसान पहुंचा रहा है, वो रोग कहलाएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ दैहिक विकार या डिसऑर्डर, तो डिसऑर्डर में मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ एबायोटिक से ही होगा, नॉन लिविंग से ही होगा, नॉन लिविंग और एबायोटिक से ही होगा। जैसे कैल्शियम की कमी से हो गया, फास्फोरस की कमी से हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम की कमी से हो गया। ये जो हो रहा है इसमें कोई भी लिविंग नहीं आ रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म सजीव नहीं आ रहा है, निर्जीव चीजों से ये फैल रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, है तो ये भी एक रोग का ही रूप, इसको भी रोग ही कहेंगे, पर निर्जीव चीजों से ये हो रहा है। ठीक है, इस एबायोटिक फैक्टर्स, डिजीज कॉजेज बाय नॉन इन्फेक्शन और एबायोटिक एजेंट्स, एबायोटिक एजेंट्स। क्लियर, 2 चीज क्लियर हो गई, डिजीज किसे कहेंगे और डिसऑर्डर किसे कहेंगे। ये एक छोटे क्वेश्चन में आता है, डिजीज और डिसऑर्डर में आपको अंतर करना होता है। थर्ड अपन देखते हैं, इसमें अपन 20 के समथिंग बात करेंगे, पैथोजन या रोग कारक। पैथोजन या रोग कारक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। देखो, एनी एजेंट दैट कॉजेज डिजीज, एनी एजेंट दैट कॉजेज डिजीज, कोई भी एजेंट, एजेंट कौन होता है, एजेंट कौन होता है, ठीक है, जो काम को कर रहा है। ठीक है, ये कोई प्लांट है, अब कोई भी एजेंट है जो इस पे रोग फैला रहा है उसको मैं क्या कहूंगा, पैथोजन कहूंगा। अब वो एजेंट हो सकता है बायोटिक हो, जैविक हो, जिसमें कौन कौन आ रहा है, जीवाणु आ गया, कवक आ गया, विषाणु आ गया। हो सकता है वो अजैविक हो, अजैविक मतलब एबायोटिक यानी कि डिसऑर्डर वाला, हो सकता है कैल्शियम की कमी से हो रहा हो, फास्फोरस की कमी से हो रहा हो सकता है वो एनवायरमेंटल फैक्टर हो, कोई सा भी एनवायरमेंटल एजेंट हो, वो कोई भी। एनवायरमेंटल एजेंट में क्या आएगा, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीजें आएगी, लाइट, ये सारी चीजें एनवायरमेंटल में आएगी। तो अब समझो इस चीज को। अब एक यहीं पे बता देता हूं, एक चीज होती है वाहक या वेक्टर जो आगे आएगा,
ये मेरा प्लांट है और ये है वायरस, ये है वायरस और ये है क्या, व्हाइट फ्लाई। समझना, ये है व्हाइट फ्लाई, यहां पे लिख देता हूं मैं, ये है हमारा पौधा, ये है व्हाइट फ्लाई और ये है वायरस। इस प्रोसेस को समझना। पौधा अभी क्या है, बिल्कुल स्वस्थ है, पौधा बिल्कुल स्वस्थ है। अब ये जो वायरस है ये किस में आ रहा है, जैसे जीवाणु है यहाँ पे, या वायरस है, या कवक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये आएगा किसमें, बायोटिक में। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि जो रोग कारक है मेरा, पैथोजन है, वो क्या है, बायोटिक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सजीव है। पहली चीज क्लियर। अब दूसरी, इसको मैं क्या कह रहा हूं, पैथोजन। पैथोजन या रोगजनक, एनी एजेंट दैट कॉजेज डिजीज। ये एजेंट है, यही तो रोग फैलाएगा, यही तो रोग करेगा। रोग का सबसे मुख्य आदमी कौन है, यही है। अब ये हो सकता है यहाँ पे मेरा बायोटिक हो, एबायोटिक हो या एनवायरमेंटल हो। ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई आपकी। अब ये क्या करेगा, सीधा ही पौधे, वो वायरस है या कोई कवक है, ये सीधा, ये प्लांट सीधा या क्या अटैक थोड़ी कर देगा, किसी न किसी के माध्यम से तो आएगा। ये भाई किसी न किसी के माध्यम से तो आएगा। जो माध्यम होता है इसको ले जाने लाने वाला, ये फैलाएगा नहीं, ये सिर्फ लाएगा, ले जाएगा, व्हाइट फ्लाई। इसको मैं क्या कहूंगा यहाँ पे, वेक्टर कहूंगा, वेक्टर या वाहक। जो क्या करता है, पैथोजन को, जो पैथोजन है अपना एजेंट है जो रोग फैला रहा है, उसको क्या करता है, लाने ले जाने का काम करता है। कहां से कहां तक, पौधे तक, ठीक है, पौधे तक लाने ले जाने का काम करेगा। इसने क्या किया, इस वायरस ने इस व्हाइट फ्लाई पे ये सवार हो गया और इस पौधे पे आ गया। अब इस पौधे पे आके बार बार कॉन्सिनेंस कर रहा है, उत्तेजना कर रहा है, इसको प्रभावित कर रहा है, इसको कुछ ना कुछ हानि पहुंचा रहा है। तो उस प्रोसेस को क्या कहूंगा, डिजीज। उस प्रोसेस को क्या कहूंगा, डिजीज। और ये पौधे पे आके लग गया। समझ में आ गया, पैथोजन, वेक्टर और डिजीज, तीनों चीज। आगे चलते हैं, इसको एक बार और देख लो। पैथोजन या रोगजनक, एनी एजेंट दैट कॉजेज डिजीज। कोई भी एजेंट जो रोग को फैलाता है वो पैथोजन कहलाता है। 3 प्रकार के हो सकते हैं, जैविक, अजैविक और वातावरणीय। आगे आता है पैरासाइट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 6ठी क्लास से पढ़ से आ रहे हो, 6th क्लास से, कि परजीवी किसे कहते हैं। पर आज जो पढ़ा रहा हूं वो सबसे शॉर्ट में और सबसे प्यारा, जो आपको याद रह सके। परजीवी किसे कहेंगे, पैरासाइट, ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझना इसको, वह जीव जो सूक्ष्म, वह सूक्ष्म जीव या वह सजीव अपन इसको कह सकते हैं, वह जीव जो दूसरे जीवित जीव से, दूसरे जीवित जीव से अपना पोषण लेता है, वह परजीवी कहलाता है। दूसरे जीवित जीव से, ये कोई, आपने जूं देखी है, आपने जूं, ठीक है, सर में आप जब नहाते नहीं हो, सरसों का तेल लगाते रहते हो, शैम्पू करते नहीं हो, तो जूं आ जाती है सर में, ठीक है। तो वो जूं क्या है, सजीव है, उसमें सारी चीजें, प्रोसेस जो है, सारी चीजें हो रही है उसमें, है ना, मेटाबॉलिक जो क्रियाएं हैं वो सारी चीजें हो रही है। तो वो सजीव हो गया, सूक्ष्म जीव हो गया, सजीव हो गया। वो अपने सर में है और अपन भी सजीव, वो अपने से क्या कर रही है, खून चूस रही है या पोषण ले रही है। तो वो क्या है, अपना पैरासाइट है। क्या है, पैरासाइट है। पैरासाइट किसे कहेंगे, ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स। ऑब्टेन मतलब ग्रहण करना, न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषण। किससे कर रही है, फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दूसरे सजीव से। एक ऐसा सजीव जो दूसरे सजीव से पोषण प्राप्त कर रहा है, वो क्या कहलाएगा, पैरासाइट या परजीवी कहलाएगा। आगे देखते हैं, सेकंड आता है होस्ट। होस्ट क्या है, ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच पैरासाइट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स। अब समझो इसको, ये कोई पौधा है, ठीक है, ये प्लांट है, ये क्या है, प्लांट है, और ये एक क्या है, छोटा कोई जीव है जो इस प्लांट से पोषण ले रहा है। तो ये तो क्या हो गया, परजीवी हो गया। और जिससे ले रहा है वो क्या हो गया, होस्ट हो गया। वो क्या हो गया, होस्ट हो गया। क्या हो गया, होस्ट, ठीक है। जैसे जू है, जू क्या है अपने लिए, जू के लिए अपन क्या है, होस्ट है। इंसान क्या है, होस्ट है, क्योंकि वो अपने से पोषण खींच रही है, ठीक है, ले रही है। और जू क्या है, पैरासाइट है, परजीवी है, ये होस्ट हो गया। अब आगे आता है सिम्टम्स, सॉरी साइन। क्या आता है, साइन। साइन के बारे में देखते हैं। इससे पहले एक चीज और है, पैरासाइट के अंदर 2 प्रकार के होते हैं, ये आगे देखेंगे। अभी होस्ट का देखते हैं अपन। होस्ट का देख लिए। साइन या चिन्ह किसे कहते हैं, पैथोजन और इट्स पार्ट प्रेजेंट ऑन होस्ट। अब सारी टर्म एक एक वर्ड पे रुकी हुई है, पैथोजन और इट्स पार्ट। पैथोजन किसको कहा था, जो रोग फैलाने वाला है, और उसको लाने वाला कौन था, बैक्टीरिया, वाहक था। अभी अपन क्या बात कर रहे हैं, सिन या चिन्ह क्या होगा, साइन या चिन्ह क्या होगा, पैथोजन और इट्स पार्ट प्रेजेंट ऑन होस्ट। आपके शरीर के ऊपर जू ने कुछ ऐसा अंश छोड़ दिया, कुछ ऐसा पार्ट छोड़ दिया, या वो खुद जू दिखाई दे रही है, उसको क्या कहूंगा मैं, साइन या चिन्ह कहूंगा। साइन या चिन्ह कहूंगा। देखो पैथोजन आपको पता है क्या है,
होस्ट मैंने बताई दिया आपको, इतनी देर से बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ होस्ट क्या होता है। होस्ट वो होता है जिससे पैरासाइट अपना पोषण ग्रहण कर रहा है, उसको होस्ट कहेंगे। और जो पैरासाइट कौन सा है, जो ग्रहण कर रहा है वो, और उसका अगर कोई भी पार्ट, पैथोजन का कोई भी पार्ट, ये ऐसे समझो ये पौधा है, अभी पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं तो पौधे पे सारे एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है। और ये कवक है, ये कवक है, इस कवक का या तो कोई भी पार्ट हो सकता है, ये इस कवक की जो रोमिल वृद्धि होती है ना, ऐसे रुई के धागों के समान पौधे के नीचे स्पोर पे ऐसे लगा हुआ है कवक का कुछ ग्रोथ लगी हुई है, तो वो क्या कहलाएगी, साइन कहलाएगी। देखना, पैथोजन और इट्स पार्ट, हो सकता है वो कवक खुद लगा हुआ हो, या हो सकता है उस कवक की कुछ ना कुछ वहां पे ऐसी चीज छूट गई हो, कुछ ऐसी ग्रोथ हो रही हो, बिल्कुल सूक्ष्म ग्रोथ हो रही हो, माइक्रो ग्रोथ हो रही हो, तो उसको क्या कहूंगा मैं, साइन कहूंगा, साइन या चिन्ह कहूंगा। आगे बात आती है बेटा लक्षण। लक्षण किसे कहते हैं, क्योंकि ये शब्द आया था अपना रोग की परिभाषा के अंदर, कि रोग एक हानिकारक प्रक्रम है जो लगातार होने वाली कॉन्सिनेंस उत्तेजना के कारण पौधा क्या करता है, हानिकारक लक्षण प्रकट करता है, हानिकारक व पीड़ादायक लक्षण प्रकट करता है। तो लक्षण किसे कहेंगे, देखना, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल और इंटरनल मतलब आंतरिक और बाहरी, आंतरिक व बाहरी। आगे देखो, एक एक शब्द में देखेंगे। एक्सटर्नल और इंटरनल रिएक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट एज ए रिजल्ट ऑफ डिजीज, एज अ रिजल्ट ऑफ डिजीज, रोग के दौरान, रिजल्ट ऑफ डिजीज, रोग के दौरान पौधा जो आंतरिक और बाहरी, बाहरी और आंतरिक जो कुछ असामान्यताएं या कुछ विशेष चीजें प्रकट कर रहा है, उसको अपन क्या कहेंगे, लक्षण कहेंगे। क्या कहेंगे, लक्षण कहेंगे। देखो, एक्सटर्नल और इंटरनल, एक्सटर्नल और इंटरनल रिएक्शन प्रोड्यूस बाय द प्लांट एज रिजल्ट ऑफ डिजीज, ठीक है। रोग के दौरान पौधे के द्वारा, रोग के दौरान पौधे के द्वारा आंतरिक या बाहरी लक्षण प्रकट किए जाते हैं, जैसे पत्ती का पीला होना, ऊपर का पार्ट सूख जाना, नीचे कवक की वृद्धि होना, ठीक है, जड़ों का सूख जाना या तने के अंदर छेद होना, ये सारी चीजें क्या है, इंटरनल। और एक्सटर्नल क्या है, उसकी रिएक्शन है, किसके दौरान, रिजल्ट ऑफ, ये देखो, रिजल्ट ऑफ डिजीज, रोग के दौरान होने वाली उसमें जो बाहरी और आंतरिक जो असामान्यताएं हैं या कुछ ऐसी चीजें देखने को मिल रही है जो पहले नहीं थी, उनको क्या कहूंगा, लक्षण कहूंगा। आगे चलते हैं, सिंड्रोम किसे कहेंगे, सिंड्रोम ए ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, बहुत सारे लक्षण एक साथ दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैंने कहा हरिमहीनता पांडुरिता रोग है, ठीक है, या मैंने कोई सा भी रोग बताया कि आलू का पछेती झुलसा रोग है, आलू का पछेती झुलसा रोग है, तो किससे होता है, फाइटोप्थेरा इन्फेंटिस कवक से होता है। तो कवक तो क्या हो गया, फाइटोप्थेरा इन्फेंटिस तो क्या हो गया, पैथोजन हो गया, ठीक है। अब उस कवक को जो आलू तक लेके आ रहा है एक खेत से दूसरे खेत तक, वो हो गया उसका वेक्टर या वाहक हो गया। फिर जब वो आके आलू के, ऐसे तो है नहीं पहले दिन ही आलू में वो रोग लगा और आयरलैंड में अकाल पड़ गया 1845 में, नहीं, धीरे धीरे उसने ग्रोथ की, लक्षण दिखाए। तो सबसे पहले उसके आलू के ऊपर उस कवक का कुछ ना कुछ देखने को मिला, उसको कहा साइन, क्या, साइन कहा, चिन्ह, कि यार इस पे आ गया है कवक, ये कंफर्म हो गया, इस पे चिन्ह मिला है मुझे, या कवक का कुछ अवशेष मिला है या उसका कुछ बॉडी पार्ट मिला है। देन उसके बाद में क्या किया, उसने उस पे लक्षण प्रकट करने शुरू किए, उसकी पत्ती में छेद करना शुरू किया, आलू में छेद करना, उनको क्या कहा मैंने, क्या उस पे सिम्टम्स भी दिख रहे हैं। फिर एक साथ बहुत सारे लक्षण मेरे को उस पे देखने को मिले, तो मैंने कहा उस पे सिंड्रोम, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, सिंड्रोम। आगे चलते हैं, इन्फेक्शन या संक्रमण। इन्फेक्शन या संक्रमण, ये चीज तो सबको पता है, अभी डॉक्टर अपन नॉर्मली जाते हैं कि वायरल चल रहा है या आपके लीवर में इन्फेक्शन है, ब्लड इन्फेक्शन है, ठीक है। तो इन्फेक्शन किसे कहेंगे, देखो, पैथोजन का होस्ट पर आना, पैथोजन का होस्ट पे आना। कोई भी रोग कारक था, वायरस से बुखार हो रही है, कुछ भी हो रहा है, कोई भी रोग आपके हो रहा है, उसका सर्वप्रथम उस आपके ऊपर अटैक करना और आना, इन्फेक्शन, खुद के अस्तित्व में उसको ले लेना, खुद का प्रकोप उस पर करना शुरू करना, वो क्या कहेगा, इन्फेक्शन कहलाएगा। देखो, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैथोजन, एस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है उस पे जाके रुकना या वहां पे खुद को स्थायी करना, एस्टेब्लिशमेंट करना, स्थापना करना अपनी आप की। आपके ऊपर कोई भी पैथोजन आके स्थापना कर रहा है तो डॉक्टर क्या कहेगा, आपके मुंह चेक करेगा, नाक चेक करेगा, बोलेगा इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन हो गया मतलब कोई बाहर की चीज आके वहां पे अटैक कर चुकी है, वहां पे खुद को जमा चुकी है, खुद को जमाई है, अभी असर नहीं दिखाया उसने, पूरा असर दिखाएगी तब तो लोटपोट हो गया, आप पौधा भी लोटपोट होएगा, खत्म हो जाएगा, ज्यादा असर दिखा दिया तो वो असर वगैरह सारे सिम्टम्स में, सिंड्रोम में, साइन में आएंगे। अभी उसने क्या किया है, ओनली इन्फेक्शन किया है। इन्फेक्शन को ऐसे समझ सकते हैं अपन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैथोजन। अब पैथोजन बार बार शब्द आ रहा है, पैथोजन, होस्ट, पैरासाइट, इनका मतलब सबको समझ लिया, ठीक है। पैथोजन तीन प्रकार के हो सकते हैं, बायोटिक, एबायोटिक, एनवायरमेंटल। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैथोजन इन द होस्ट, होस्ट के ऊपर। और होस्ट किसे कहेंगे, समझाया था अभी, ये इंसान है, इसके ऊपर ये जू है, ये तो पैरासाइट है, ये इंसान क्या है, होस्ट है। पैरासाइट किसे कहते हैं,
पैरासाइट वह सूक्ष्म जीव जो किसी दूसरे जीव से, सजीव से, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या कर रहा है, ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स, क्या पोषण ग्रहण कर रहा है, उसको कहेंगे। आगे देखते हैं, अब तो ज्यादा नहीं इसमें। इन्वेजन, ठीक है, स्प्रेड ऑफ पैथोजन, ग्रोथ ऑफ पैथोजन इन द होस्ट, ये इसके बाद की प्रोसेस है, इन्फेक्शन के बाद की। इन्फेक्शन में मैंने क्या बताया, देखो पैथोजन का होस्ट पर आक्रमण के पश्चात असर दिखाना या वृद्धि करना, यह है क्या, होस्ट, HOST, होस्ट प्लांट है अपना, ठीक है। और ये क्या है, ये क्या है, पैथोजन है, पैथोजन है। इसका यहाँ पे आके एस्टेब्लिशमेंट होना इन्फेक्शन कहला रहा था, और इसके बाद में यहाँ पे खुद की ग्रोथ करना, यहाँ पे खुद की ग्रोथ करना, ठीक है। आगे देखते हैं, होस्ट एंड कैपेबल ऑफ एस्टेब्लिश इन्फेक्शन, छोड़ो। पैथोजेनेसिटी या रोग जनकता, पैथोजेनेसिटी या रोग जनकता, पैथोजन की रोग फैलाने की क्षमता व गुणों को पैथोजेनेसिटी कहलाती है। पैथोजन जो आया ना, अब वो हो सकता है कवक है, जीवाणु है, विषाणु है, निमेटोड है, कुछ भी है, उसमें कितनी ताकत है कि किस इफेक्ट से वो उस प्लांट को इफेक्ट करेगा, कितने जोर से उस पर वो ताकत लगाएगा, उस पर कॉन्सिनेंस करेगा, उत्तेजना करेगा कि वो रोग फैला सके। तो उसकी जो क्षमता है, समझो मैं हूं, ठीक है, मैं पैथोजन हूं और आप क्या हो, होस्ट हो। अब मेरी कितनी क्षमता है कि मैं आपको किस तरीके से समझा सकता हूं, कितनी हद तक समझा सकता हूं, कितनी हद तक इफेक्ट कर सकता हूं, वो क्या कहलाएगी, पैथोजेनेसिटी कहलाएगी, पैथोजेनेसिटी कहलाएगी या रोग जनकता कहलाएगी। देखो इसको बिल्कुल शॉर्ट में 2 शब्दों में अगर बात करें तो कैपेसिटी और एबिलिटी, कैपेसिटी मतलब क्षमता, ठीक है, कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ पैथोजन टू कॉजेस डिजीज, ठीक है। रोग फैलाने के लिए एक पैथोजन के अंदर कितनी ताकत है, किस ताकत से, किस प्रभाव से वो रोग फैला रहा है, आपको इफेक्ट कर रहा है। और रोग फैलाएगा तो डेफिनेट है कि वो हानि पहुंचाएगा, हार्मफुल प्रक्रम ही है ये, हानि पहुंचाएगा, लाभ कभी भी नहीं पहुंचाएगा रोग अगर होएगा। जैसे खरपतवार की बात करते हैं, वीड की अपन, तो वीड में जेंथ्रोटूल ने एक डेफिनेशन दी थी कि वह पौधे जो किसान को लाभ की तुलना में हानि पहुंचाते हैं, लाभ की तुलना में हानि पहुंचाते हैं। फिर एक और थी ऑब्लिगेटेड वीड, वे खरपतवार मतलब जिनको अपन कहते हैं कि पूर्ण रूप से खरपतवार, वे खरपतवार जो हमेशा नुकसान ही पहुंचाते हैं, कोई लाभ नहीं है। वैसे ही रोग है, रोग क्या करेगा, हमेशा नुकसान ही पहुंचाएगा, लाभ नहीं करेगा कभी भी, ठीक है। तो रोग जनकता याद रहेगा, कैपेसिटी और एबिलिटी, रोग जनकता, पैथोजेनेसिटी, कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ पैथोजन, पैथोजन की वह क्षमता और वह दक्षता, जिस दक्षता से वो रोग फैला सकता है, वो जो क्षमता है उसको क्या कहेंगे, पैथोजेनेसिटी। आगे देखते हैं पैरासाइट। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे समझना बहुत प्यार से। पैरासाइट में, पैरासाइट या परपोसी या बायोट्राफ, बायोट्राफ टर्म किसने दी थी, सेकंड क्लास में मैंने पढ़ाया था, जिनको याद है मेरे को बता देना। बायोट्राफ टर्म किसने दी थी सेकंड क्लास में, जब अपने स्पेशल रेफरेंस देखा था इंडियन जो साइंटिस्ट थे अपने पैथोलॉजी के अंदर, उस टाइम मैंने बताया था कि बायोट्राफ टर्म किसने दी और कौन से रोग पे काम करते हुए दी थी, बायोट्राफ का मतलब क्या होता है। तो जिसने सेकंड क्लास देखी वो मेरे को कमेंट कर देना, मेरे को पता लग जाएगा कि उनके समझ में आ गया, तो अपन 4th लेक्चर भी इसका कर लेंगे। अभी अपन बात कर रहे हैं पैरासाइट या परपोसी। ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम लिविंग होस्ट, किससे, देखो ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम लिविंग सेल, पहले भी बात की इसके बारे में हमने, पैरासाइट के बारे में, ठीक है। लिविंग होस्ट से, सजीव से ये लेंगे, वह जीव जो सजीव से अपना पोषण लेते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, ऑब्लिगेटेड पैरासाइट और फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेटेड को बोलते हैं अपन कह सकते हैं अविकल्पी, इसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होता, क्या, ओनली फ्रॉम लिविंग होस्ट, ओनली फॉर लिविंग होस्ट, ऐसे सजीव या ऐसे सूक्ष्म जीव जो केवल जीवित जीवों से ही अपना पोषण प्राप्त करेंगे, जीवित जीवों से ही अपना पोषण प्राप्त करेंगे। ऐसे जीव या ऐसे पैथोजन या ऐसे पैरासाइट जो क्या करेंगे, जीवित जीवों से ही अपना पोषण प्राप्त करेंगे। अगर उनको जीवित कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मिल रहा है अपना न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए, अपने को सर्वाइव करने के लिए, तो वो मरा हुआ नहीं खाएंगे, वो मर ही जाएंगे। वो निर्जीव से कभी भी पोषण नहीं लेंगे। जैसे शेर का आपने सुना है ना कि शेर भूखा हो तो भी दूब घास नहीं खाता, शेर भूखा है तो भी वो घास खा के टाइम पास नहीं करेगा, वो मर जाएगा, पर वो क्या खाएगा, शिकार करके मांसाहारी जीव को ही खाएगा। तो शेर क्या है, ऑब्लिगेटेड पैरासाइट है, क्या है, ऑब्लिगेटेड पैरासाइट है। और एक आता है फैकल्टेटिव, मतलब विकल्पी, अवसरवादी या विकल्पी। भाई यार ये नहीं मिल रहा तो ये खा लूंगा। कुछ आदमी होते हैं, सीधा सा इसका उदाहरण तो बता देता हूँ, कुछ आदमी होते हैं मिराज खाने वाले, ठीक है, उनको मिराज नहीं मिल रही है ना, तो आप उनको चाहे तानसेन दे दो, रजनीगंधा दे दो, कुछ भी दे दो, दिलबाग दे दो, वो नहीं खाएंगे।
चाहे वो मर जाएंगे पर नहीं खाएंगे। और कुछ होते हैं ऐसे आपके जैसे जो अगर मिराज नहीं मिली तो ये कहेंगे यार क्या है, मतलब मेरी सुपारी है वो भी दे दे यार, वो भी खा लूंगा। तो उसका मतलब देखो फैकल्टेटिव में देखो, इन एब्सेंट ऑफ नॉन लिविंग मटेरियल, ठीक है, फ्रॉम लिविंग होस्ट। इसका मतलब ये है सजीवों से तो ले ही रहे थे पर सजीव नहीं मिला उनको, सजीव होस्ट नहीं मिला तो क्या करेंगे, नॉन लिविंग से भी वो ले लेंगे। समझना इस चीज को। पैरासाइट मैंने बताया जो एक किसी भी जीव से अपना पोषण लेते हैं वो होते हैं। अब ये दो प्रकार के हैं, ऑब्लिगेटेड और फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेटेड में क्या होता है, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही, लिविंग होस्ट से ही वो अपना पोषण लेंगे, सजीव से ही वो लेंगे, अगर सजीव नहीं मिलेगा तो वो लेंगे ही नहीं। और फैकल्टेटिव क्या होता है, सबसे समझ में आ रहा है, फैकल्टेटिव विकल्पी, ठीक है, सजीव नहीं मिला कुछ कंडीशंस में तो वो नॉन लिविंग से भी ले लेंगे। देखो एब्सेंट ऑफ नॉन लिविंग मटेरियल, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर आता है स्पेरोफाइट। स्पेरोफाइट या मृतोपजीवी, नाम से याद हो रहा है, स्पेरोफाइट या मृतोपजीवी, जो मरे हुए से पोषण लेते हैं। पैथोजन दैट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल। ऊपर वाला पैरासाइट किससे लेगा, सजीव से ही लेगा। फिर पैरासाइट के दो प्रकार बताए, फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेटेड। ऑब्लिगेटेड केवल सजीव से लेगा और फैकल्टेटिव सजीव से तो लेगा ही पर कभी कभी सजीव नहीं मिला तो निर्जीव से भी ले लिया उसने। फिर आया अपने पास मृतोपजीवी स्पेरोफाइट। स्पेरोफाइट क्या होता है, पैथोजन दैट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम लिविंग। इनका काम क्या है, मरे हुए से ही लेना, मरे हुए या नॉन लिविंग जो होता है ना, या निर्जीव जिसको कह सकते हैं, उनसे क्या करते हैं, ये अपना पोषण लेते हैं निर्जीव जीवों से। क्लियर। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, ऑब्लिगेटेड स्पेरोफाइट और फैकल्टेटिव स्पेरोफाइट। ऑब्लिगेटेड वे वो ही सेम, फ्रॉम नॉन लिविंग, ये मरे हुए से पोषण लेते हैं। और जो ऑब्लिगेटेड है जिसको कहेंगे अपन अविकल्पी, ऑब्लिगेटेड अविकल्पी जो स्पेरोफाइट है, अविकल्पी मृतोपजीवी, वो क्या करेंगे, सिर्फ मरे हुए को ही खाएंगे, मरा हुआ कोई नहीं मिल रहा तो जिंदे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पर ये जो फैकल्टेटिव स्पेरोफाइट है वो क्या कहेंगे, फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल के एब्सेंट में, नॉन लिविंग मरा हुआ नहीं मिल रहा तो जीते हुए से भी ले लेंगे, लिविंग से भी ले लेंगे, ठीक है। दोनों में सेम चीजें हैं। अब आता है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, देखो, टाइम गैप बिटवीन इन्फेक्शन और अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स। टाइम गैप बिटवीन इन्फेक्शन, मैंने बताया था इन्फेक्शन पैथोजन का यहाँ पे आके एस्टेब्लिशमेंट होना, यहाँ एस्टेब्लिशमेंट हुआ है इसका मतलब उसी दिन थोड़ी हानि पहुंचा दी या उसी दिन थोड़ी लोटपोट हो गए आप। अरे भाई पहले दिन जब बुखार होती है आपको या कुछ भी ऐसी एबनॉर्मल एक्टिविटी होती है शरीर में, तो पहले ही दिन जिस दिन आपके रोग कारक आके आपके लगा उसी दिन थोड़ी बेड पकड़ लेते हो, उसी दिन थोड़ी आईसीयू में चले जाते हो। तो जिस दिन वो आपके ऊपर अटैक किया उस दिन से लेके जिस दिन आप आईसीयू में गए पूर्ण रूप से उससे प्रभावित हुए, उस बीच के काल को क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, शयन काल कहते हैं। उसमें क्या करता है वो पैथोजन आपके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट हुआ, उसको इन्फेक्शन कह दिया, फिर आता है उसका इंक्यूबेशन पीरियड। उसमें वो क्या करता है, खुद की ग्रोथ करता है, खुद की जो पैथोजेनेसिटी थी, पैथोजेनेसिटी किसको कहा था बेटा हमने, पैथोजन की वह एबिलिटी और कैपेसिटी जिससे वो रोग आप पे थोप रहा है, आपके ऊपर अटैक कर रहा है और कितना आपको प्रभावित कर सकता है, उस क्षमता को पैथोजेनेसिटी कहते हैं। उसने क्या किया, पैथोजन आया, इन्फेक्शन किया, एस्टेब्लिशमेंट किया आपके ऊपर, और फिर क्या किया, पैथोजेनेसिटी, पूरी ताकत लगा दी आपको रोगी बनाने के लिए, और लास्ट में उसने इतनी ताकत लगा दी कि आप लोट प्रोट हो गए, आईसीयू तक चले गए, पौधा खत्म हो गया। तो उसके बीच का जो टाइम रहा उसमें हो सकता है 3 दिन, पहले दिन आपके कम बुखार थी, दूसरे दिन थोड़ी रही। डेंगू का उदाहरण ले सकते हैं, डेंगू का मच्छर है आपका बायोटिक में आएगा, बायोटिक पैथोजन हो गया, बायोटिक पैथोजन हो गया ना, सजीव है वो और रोग कारक है। वो पहले दिन जब आपको काटा या आपके पास आया उसको कहेंगे इन्फेक्शन कर दिया उसने, वहां से लेके इतनी हद तक आपको डेंगू पहुंचा दी कि आपके बोतलें लग रही है, वो सारा हो रहा। तो जो वो बीच का टाइम था ना, 1-2 दिन आप टाइम पास करते रहे, मेडिकल से दवाई लेते रहे, उसको क्या कहेंगे अपन, इंक्यूबेशन पीरियड कहेंगे, ठीक है। अब देखो टाइम गैप बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स, जहां तक लक्षण पूरे तरीके से दिखने लगे। सिम्टम्स किसको कहेंगे, लक्षणों को, और सिंड्रोम किसे कहेंगे, लक्षणों के ग्रुप को, और साइन किसे कहेंगे, पार्ट ऑफ पैथोजन जो प्रेजेंट होस्ट के ऊपर, उसको कहेंगे। आगे देखते हैं। अब 2 टर्म और है जो हर कंपटीशन एग्जाम में आती है, हाइपरप्लेशिया और हाइपरट्रॉफी। हाइपरप्लेशिया और हाइपरट्रॉफी, इसको ऐसे याद रखना, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। हाइपरप्लेशिया क्या होता है, देखो, कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि। प्लेस मतलब कोई भी स्थान, तो स्थान क्या हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। स्थान क्या हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। स्थान क्या हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसको समझ लो, कोशिकाओं की संख्या नंबर हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आता है प्लेस आता है, आपको पता लगना चाहिए क्या,
बहुत सारे हो सकते हैं संख्या में, तो संख्या में वृद्धि। ये देखो एक्सेसिव एंड एबनॉर्मल ग्रोथ, एक्सेसिव एंड एबनॉर्मल असामान्य वृद्धि और बहुत तेज वृद्धि किसके अंदर, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स का बढ़ना हाइपर प्लेशिया। प्लेस का मतलब स्थान होता है और स्थान बहुत सारे हो सकते हैं। अब इसमें देखो हाइपरट्रॉफी, ट्रॉफी, ट्रॉफी क्या होती है, एक ही मिलती है जो जीतता है उसको, और क्या होती है वही बड़ी छोटी होगी, हो सकता है आप कॉलेज के गेम में, हो सकता है वर्ल्ड कप में हो, तो ट्रॉफी जीतने वाले को एक ही मिलती है, हो सकता है छोटी हो या बड़ी हो। तो आकार यहां से याद रखना, ट्रॉफी कोशिका के आकार में अनियमित वृद्धि, राइट। पैलेस तो बहुत सारे हो सकते हैं, हाइपरप्लेशिया कोशिका के संख्याओं में अनियमित वृद्धि, संख्या में नंबर ऑफ सेल्स उनमें ग्रोथ हो रही है, उसको हाइपरप्लेशिया। और हाइपरट्रॉफी, ट्रॉफी एक ही मिलेगी हमेशा, तो या तो छोटी या बड़ी, मतलब आकार में कुछ हो सकता है। तो क्या कोशिका, देखो इसको एक बार हटाता हूं फिर देखो, हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी किसको कहेंगे, देखो एक्सेसिव एंड एबनॉर्मल ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल्स, साइज ऑफ सेल आकार में, कोशिका के आकार में। तुम तो याद रखना ट्रॉफी एक ही होती है, या तो छोटी या बड़ी, आकार इफेक्ट करेगा। तो हाइपरट्रॉफी आता ही कोशिकाओं की संख्या में आएगा प्लेशिया, और आकार में आएगा, साइज में आएगा ट्रॉफी। आगे चलते हैं। अब ये वेक्टर वापस आ गया, मैंने उस टाइम बताया था ना आपको वेक्टर क्या होता है, इंडिविजुअल दैट ट्रांसमिट पैथोजन फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर पैलेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा रहा है ना पैथोजन को, वो क्या कहेगा, वेक्टर कहेगा। रोग कारकों को एक जगह से दूसरी जगह फैलाने वाला, इसका उदाहरण भी मैंने बताया, व्हाइट फ्लाई है, वो क्या है, वेक्टर है, किसका, येलो वेन मोजेक वायरस। अब ये येलो वेन मोजेक है, ये वायरस है, इसको एक दूसरे से दूसरे स्थान पे, एक रोग जनक को एक स्थान से दूसरी जगह फैलाने वाला क्या कहलाएगा, व्हाइट फ्लाई कहलाएगा। लास्ट इसमें देखते हैं येलो इटियोलेशन, पांडुरीता किसे कहते हैं, पांडुरीता, पांडुरीता देखो, येलोइंग इन प्लांट्स ड्यू टू एब्सेंट ऑफ लाइट, पौधों में प्रकाश की कमी से, पौधों के अंदर प्रकाश की कमी से पीलापन आ गया है, उसको क्या कहेंगे, पांडुरीता। एक होता है क्लोरोसिस या हरिमहीनता, येलोइंग इन प्लांट ड्यू टू क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की कमी से, क्लोरोफिल की कमी से अगर पौधा पीला हो रहा है तो उसको कहूंगा हरिमहीनता या क्लोरोसिस। क्लोरोफिल मैग्नीशियम क्लोरोफिल का ही पार्ट है, उसकी कमी से अगर पौधे में पीलापन आ रहा है, हरिमहीनता आ रही है, तो उसको क्या करेंगे अपन, क्लोरोसिस कहेंगे। और अगर प्रकाश की कमी से, देखो कुछ पौधे छैया में होते हैं ना, उतने ग्रीन नहीं हो पाते, वो हल्के हल्के पीले होने लगते हैं, उसको क्या कहते हैं, पांडुरीता कहते हैं। प्रकाश की कमी से, लाइट की एब्सेंट से, देखो येलोइंग इन प्लांट्स ड्यू टू एब्सेंट ऑफ लाइट, वो क्या कहलाएगा, पांडुरीता। और येलोइंग इन प्लांट्स ड्यू टू क्लोरोफिल, प्रकाश संश्लेषण वाला जो है ना क्लोरोफिल, उसकी कमी से है तो हरिमहीनता। आगे देखते हैं, नेक्रोसिस किसे कहेंगे, नेक्रोसिस या उत्तक्षय, लोकेटेड डेथ, देखो लोकेटेड डेथ ऑफ सेल्स एंड टिश्यू, कुछ विशेष जगहों की कोशिकाओं में उत्तकों की मृत्यु होना क्या कहलाता है, नेक्रोसिस कहलाता है। जैसे अपन पढ़ते हैं उसके अंदर नींबू वर्गीय में नेक्रोसिस, धब्बे से हो जाते हैं। नेक्रोसिस क्या कहेंगे, ये मेरा पूरा हाथ है, इसमें स्पेशल किसी पार्ट पे यहाँ पे मेरे लग गई या मैं जल गया, तो यहाँ की जो डेड सेल्स है, जो टिश्यूज हैं, वो मर गए, वो क्या हो गए, मर गए, तो उसको क्या मैं कहूंगा, नेक्रोसिस या उत्तक्षय। नाम से समझ में आ रहा, उत्तक, उत्तक टिश्यू, और क्षय का मतलब गया वो काम से, क्षय क्या होता है, नुकसान होना, मरना या खत्म होना, नेक्रोसिस वो हो गया, ठीक है। डेथ ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज, वो भी कहा कि स्पेशली जगह की। आगे देखते हैं लास्ट, पैथोवारिया पीवी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पैथोवारिया पीवी। ये क्या होता है, एक विशेष जीवाणु समूह है जो विशेष पौधों को ही रोगग्रस्त करता है, सबको नहीं फैलाता है। अपन कह सकते हैं स्पेशली ऐसा एक ग्रुप या जाति जो एक स्पेशल पौधे को ही रोगग्रस्त करेगी, दूसरे को नहीं करेगी, ठीक है। इसका उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो इसका उदाहरण जेंथोमोनास एक्जिपोडा। कौन है, जेंथोमोनास, जेंथोमोनास एक्जिपोडा, एक्जिपोडा। ये क्या करता है, केवल सिट्रस के अंदर ही रोग फैलाएगा, किसके अंदर, सिट्रस के अंदर ही। जो कैंकर रोग का नाम सुना है ना सिट्रस में, नींबू वर्गीय में, जो जेंथोमोनास एक्जिपोडा है वो नींबू वर्गीय में ही, सिट्रस के अंदर ही कैंकर रोग फैलाएगा और किसी में नहीं फैलाएगा, उसको क्या कहेंगे, पैथोवारिया पीवी। ए सब डिविजन ऑफ पैथोजेनेटिक बैक्टीरिया विच इन्फेक्ट ए पर्टिकुलर स्पीसीज, पर्टिकुलर स्पीसीज के अंदर ही वो रोग फैला सकता है, दूसरों में नहीं फैलाएगा, उसको कहेंगे पैथोवार। तो ये आज की क्लास जो थी अपनी टर्मिनोलॉजी की, इसमें हमने 20 शब्द, 20 टर्म्स हमने देखी है जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आगे हर जगह कोई भी रोग पढ़ेंगे अपन, बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, हर जगह वो चीजें यूज होगी। ये पैरासाइट है, ये ऑब्लिगेटेड पैरासाइट है, ये स्पेरोफाइट है, ये ऑब्लिगेटेड स्पेरोफाइट है, या फैकल्टेटिव स्पेरोफाइट है, डायरेक्ट लिखाएंगे यह पैथोजन ऑब्लिगेटेड पैरासाइट है। अब आपको ऑब्लिगेटेड पैरासाइट का मतलब पता होना चाहिए, पैरासाइट मतलब किसी और से पोषण ले रहा है, और ऑब्लिगेटेड
अविकल्पी, ठीक है, सिर्फ सजीव से ही वो लेगा, सजीव से ही पोषण ले रहा है वो ऑब्लिगेटेड पैरासाइट, और जो सिर्फ निर्जीव से ले रहा है वो ऑब्लिगेटेड स्पेरोफाइट। स्पेरोफाइट का मतलब मर्तोपजीवी। और एक और था अपने पास फैकल्टेटिव। जो फैकल्टेटिव पैरासाइट का नाम आ गया ना, अगर पैरासाइट सजीव से ले रहा था पर सजीव नहीं मिला तो निर्जीव से भी ले लेगा, ठीक है। फिर ऐसे जैसे और क्या वर्ड है अपने पास, मैं कहूंगा डायरेक्ट अपन पढ़ेंगे तब उसमें आएगा कि उस पौधे के अंदर क्लोरोसिस हो जाता है। अब क्लोरोसिस क्या होता है आपको पता होना चाहिए, क्लोरोफिल की कमी से जो पीलापन आ जाता है। मैं कहूँ पांडुरिता यूटिलेशन उसमें हो गया, मतलब लाइट की एब्सेंस से पीलापन उसमें आ गया, ठीक है। फैक्टर आपको पता है हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेशिया। हाइपरट्रॉफी मतलब साइज में अनियमितता, है ना, एबनॉर्मलिटी साइज के अंदर, और हाइपरप्लेशिया मतलब नंबर ऑफ सेल्स। आगे देखते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड मैंने बता दिया, इन्फेक्शन से लेके आपको लौटा रहा है तब तक का सारा टाइम। मर्तोपजीवी मैंने बता ही दिया है, और इनविजन बता दिया, सिंड्रोम हमने बता दिया, सिम्टम्स की बात कर ली, होस्ट मैंने बता ही दिया, ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच पैरासाइट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स। पैरासाइट जिससे शोषण कर रहा है, जिससे ले रहा है, जैसे आपके रिंजगा है, ठीक है, रिंजगा क्या है आपका होस्ट है, और अमरबेल क्या है पैरासाइट है। रिंजगा क्या है होस्ट, रिंजगे से ही तो अमरबेल उसका पोषण लेती है, तो वो तो हो गया होस्ट, वो हो गया पैरासाइट। जू क्या हो गई पैरासाइट, अपन क्या हो गए होस्ट, ठीक है। और पैथोजन मैंने बता दिया, परजीवी बता दिया, डिसऑर्डर बता दिया। डिसऑर्डर क्या होता है, ऐसा रोग जो एबायोटिक फैक्टर से होता है, एबायोटिक फैक्टर से या निर्जीव से या नॉन लिविंग से होता है, इन्फेक्शन वाला काम नहीं होता है। और डिजीज क्या होता है, ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन ड्यू टू बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस, जो सजीव या निर्जीव या वातावरणीय कारकों के कारण पौधे के अंदर जो अनियमितता पैदा होती है उसको रोग कहता है। तो उम्मीद करता हूँ सबके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो सारे भाई एक प्यारा सा कमेंट कर देना मेरे को, इसका फीडबैक दे देना। अगली क्लास 4th क्लास अपन बहुत जल्द लेंगे। और एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि आपकी जेनेटिक्स की, इकोनॉमिक्स की और एंटोमोलॉजी की सेपरेट मैंने प्लेलिस्ट अपडेट कर दी है। उन पे बहुत कम रेस्पॉन्स आ रहा है क्योंकि अभी एग्जाम नहीं है, लोड नहीं है आपके पास, इसलिए आप नहीं देख रहे हो। बिना दबाव के आप काम नहीं कर दो, पर मेरे कहने से बड़ा भाई तुम्हें कह रहा है तो जितना टाइम मिले 2 मिनट 10 मिनट 5 मिनट क्लासें लेते रहो, ताकि आपके पास लास्ट टाइम में इतना दबाव ना हो, आपको ये समझ में नहीं आए कि करना क्या है। फिर बैक लगेगी, फिर बैकलॉग लगेगा, ईयर बैक लगेगी, फेल हो गए, कोई मतलब नहीं है, डिग्री खराब होगी। तो आराम से प्यार प्रेम से पढ़ो, उन क्लासों को भी देखो, जितने भी आपके कॉलेजेस के ग्रुप में सब में शेयर कर देना। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।